अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, कैफ 7 BIA का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो कि ग्रिड में भी शामिल है वो शुरू होने जा रहा है जी। BIA का सिलेबस जो हमने बहुत पहले रिव्यू किया था उसमें ये बात सामने आई थी कि एक सस्टेनेबिलिटी का एरिया भी है जिसकी 10 से 15% वेटेज है। ठीक है जी, ये न्यू एरिया था। ये हमने जब बहुत पहले इंट्रोडक्शन आपको दिया था तो वहाँ बात हुई थी। 10 to 15% वेटेज का मतलब है 12.5% जो है एवरेज बनता है। 10 से 15 मार्क का सवाल बन सकता है, और ये वो एरिया जो CFAP 3 में पूरा उस पर पूरा एक पेपर है। ठीक है ना, पूरा एक पेपर है। और सिर्फ CFAP 3 में ही नहीं, मैं कहूँगा इनफैक्ट जो स्ट्रेटेजिक केस स्टडी में मैं पढ़ाता हूँ अलहमदुलिल्लाह, जो बिल्कुल आखिरी पेपर होता है CA का, तो स्ट्रेटेजिक केस स्टडी के अंदर भी इसका हल्का सा एलिमेंट जो है वो हमें मॉडल पेपर्स में नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये आपको खाली CFAP में हेल्प नहीं करेगा, ये आपको इंशाल्लाह स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का जो सबसे आखिरी पेपर होता है वहां भी हेल्प कर जाएगा। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करने जाते हैं इस एरिया को। सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हमें बात करनी है, तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आसान एरिया में शुमार होगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आज ही हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, बुक में इसके कुछ अच्छे खासे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो मौजूद हैं। तकरीबन जो आपका स्टडी टेक्स ICAP ने इस बार अपडेटेड दिया है उसमें करीबन 24 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 24। तो हमारी कोशिश होगी कि मेजोरिटी क्वेश्चन आपको क्लास में ही करा दिया जाए, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते जाएंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसी पैटर्न पे पेपर पेपर जो है वो इस पेपर इसी पैटर्न पे एग्जाम में भी जो है वो सवाल आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपने बिल्कुल एंड तक ये वीडियोस देखनी है। और ये इंशाल्लाह मैं ओपन फॉर ऑल भी कर दूंगा, मेरा नंबर भी नोट कर लें, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये मैं इंशाल्लाह ओपन फॉर ऑल भी कर दूंगा, ताकि ये कि कोई और बंदा जो है वो क्या कहते हैं लेना चाहे क्लासेस, वो भी जो है ये वाली सस्टेनेबिलिटी की क्लासेस बगैर किसी परेशानी के ले सके। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबिलिटी। देखिए यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने ध्यान में रखनी है कि इसका मकसद क्या है, पर्पज क्या है। पर्पज समझ आ जाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी। अच्छा, आसान कर लेते हैं बात को भैया। पर्पज इसका बिल्कुल सिंपल है जी। पर्पज ये, दुनिया में आपको पता है रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और उल्टा जो है बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को रोकना है। हमने ऐसा काम करना है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म जो है लिविंग लोगों की आसान हो जाए, अगली वाली जनरेशन की जिंदगी आसान हो जाए, आगे वाली नस्लों की जिंदगी आसान हो जाए। हम तो चलो जो भी रिसोर्सेज हैं कंज्यूम कर रहे हैं और कंज्यूम हो भी जाएंगी, मगर प्रॉब्लम उनको आएगा जो हमारे बाद आने वाले हैं। तो हम ऐसा कोई काम करें कि हमें जो है ना, अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं आता, इसमें ये भी आता है कि हम कोई वेस्टेज भी ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, ये तो है ही है। मगर हम फालतू कोई चीज नुकसान मतलब कोई ऐसी चीज जाया भी ना करें, जैसे पानी जाया करना ना करना, जो है ना वो भी सस्टेनेबिलिटी में आता है। तो सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, की पूरी एक रिपोर्टिंग भी होती है जो हम बहुत आगे जाके देख लेंगे, उसमें मैंने जैसे बताया पूरा पेपर भी है। मगर सस्टेनेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें कि सस्टेनेबिलिटी दुनिया में इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग और ये सारे इतने इश्यूज जो हैं वो आ गए हैं। ठीक है, तो आई थिंक इससे जो है ना क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को फिक्र हो गई है कि यार हमारा जो है ना वो आगे क्या बनेगा। ठीक है ना, आगे क्या बनेगा। सही है। तो ये जो है ना हमें जहन में रखना है। ठीक है, कि हमें फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है। इसका मैं एक वर्ड मैं लिख दूं, टू, जिसे कहते हैं ना प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशन, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है। हमने तो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि रजिस्टर भर दिए, पेपर भर दिया, पेपर इस्तेमाल कर लिया। आपको तो पेपर कहाँ से बनता है, दरख्तों को काट के बनता है ना। मगर दरख्त अगर सब कट जाएंगे तो क्या होगा, फिर आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग होगी। सही है ना। में दरख्त का एक काम होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन एमिट करता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन एमिट करता है। तो वो कौन करेगा अगर सारे दरख्त जो है वो कट जाएंगे। तो खैर ऐसा कोई काम करना है कि फ्यूचर जनरेशन हमारी प्रोटेक्ट हो जाए। बहुत प्यारी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, ये बहुत ही आसान एरिया है। और मैंने जैसे बताया 24 क्वेश्चन तो आई के अपने दे दिया, अगर आपने वो कर लिया ना तो समझिए आपका इंशाल्लाह पेपर का जो सवाल है वो तो ऐसे ही निमट जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, उन ये बुक ने हमारी आई क्या स्टडी टेक की मैंने बहुत सारी चीजें रख दी हैं, इसीलिए जो हैंडआउट मैं शेयर करूंगा ये हैंडआउट आपने बस ये हैंडआउट आपके पास है तो इनफ है इंशाल्लाह। फिर आपको आई क्या स्टडी टेक के कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं जी। ये इन्होंने बताया 1713 में कार्लो विट्स के नाम से एक जर्मन ऑथर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना सस्टेनेबिलिटी का जो मुश्किल नाम है सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है जी, इन्होंने किस लिए किया, क्योंकि यार बहुत एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन हो रही बाय माइनिंग से। माइनिंग एक्टिविटीज आप समझते हैं कि खड्डा खोद के जो है अंदर से
जो रिसोर्सेज निकाले जाते हैं, कोल निकाला जाता है, मिनरल्स निकाले जाते हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने नोट किया कि यार ये तो, और टिम्बर इंडस्ट्री, टिम्बर आपको पता है किसे कहते हैं, लकड़ी को कहते हैं। तो लकड़ी कहाँ से आ रही है, दरख्तों को काट के आ रही है। तो इनको लगा कि ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा कि भाई ये लॉन्ग टर्म जो है ना रिसोर्सेज को अगर आपने प्रिजर्व करना है तो फिर ये आपको सस्टेनेबिलिटी पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो फाउंडेशन रखी कि केयरफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देख रहे हैं, केयरफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का केयरफुल यूज होना चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी इन्होंने बोला कि सिर्फ ये नहीं, सिर्फ दो सेक्टर्स को नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ ये माइनिंग सेक्टर और टिम्बर सेक्टर, यानी कि जो माइनिंग कर रहे थे लोग और जो लकड़ियां काट रहे थे सिर्फ उनको नहीं बोला, उनको भी बोला, फार्मर्स को भी बोला कि यार आप भी ऐसा करो, रिक्लेम लैंड, ऐसा कोई प्रोसेस यूज करो जिसमें लैंड वापस यूज हो जाए, लैंड की फर्टिलिटी खराब ना हो। सीड्स आप ऐसे यूज करो जिससे जो है ना क्या कहते हैं आपकी लैंड जो है प्रोटेक्ट रहे, और ऐसी क्रॉप जो है वो आप जो है उगाएं जो स्पेसिफिक कंडीशंस को और सीजन को सूट करती हो। ये ऐसा ना हो कि यदि खराब फसल आप उगा लें जिससे हमारी जो जमीन की फर्टिलिटी है वो खराब हो जाए। ये भी ध्यान में रखिए कि जमीन की भी फर्टिलिटी होती है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा जमीन फर्टाइल रहती है, हमेशा क्रॉप देगी, इसी इतना क्रॉप देगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ आप देखें कि माइनिंग और टिम्बर से स्टार्ट हुआ था, फार्मर्स पे ले गए इसको, और फिर करंट डे कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी अपीयर्ड इन Brundtland Report 1997 when the former Prime Minister of Norway Gro Brundtland warned for the negative environmental consequences of economic development and globalization in the environment। उनके मिनिस्टर ने भी काम किया। अच्छा, ये डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि देखिए दुनिया में लोगों ने फिक्र की, और जब फिक्र की तो फिक्र को आगे आए, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे आप देखेंगे ये बहुत ही मुद्दा उठता गया, ऑर्गेनाइज होता गया, और आज ये हो गया कि हमारे लिए मैंडेटरी हो गया। और आगे जाके इसकी रिपोर्टिंग भी, आप जब सीफैप वगैरह पे जाएंगे तो आप देखेंगे इसका पूरा पेपर है, पूरी रिपोर्टिंग होगी, ऑडिटर्स को बकायदा इस पे ओपिनियन देना होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन जो अच्छे लेवलों में बात कर लेते हैं कि जी जो है वो तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है, सही है। और इन्होंने स्पेसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, ये डेफिनेशन आ सकती है, एमसीक्यू में भी आ सकती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, आज की जरूरतें पूरी करें मगर आगे की जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। आज तो मैंने ज्यादा के ज्यादा जगह काट के अपने लिए पेपर बना लिया, मगर आगे जाके फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा, जब दरख्त नहीं मिलेगा उनको तो कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे वो पॉइजनस गैसेज एब्जॉर्ब होंगी जो दरख्तों से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कैसे जो है वो उनको जो है वो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, सही है। मैंने आज तो मिसाल के तौर पे डंपिंग कर दी, जो जो वेस्ट था वो पानी में बहा दिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट, मगर उससे जो पानी पीने, साफ पीने का पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। तो हमने तो पानी पी लिया अपने नसीब का, मगर फ्यूचर जनरेशन को क्या मिलेगा आगे जाके, ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? बहुत प्यारी डेफिनेशन है, नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट बीइंग मीट meet the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। The definition is widely used but apply in real life scenario। real life scenario क्या है जी, आज की नीड्स क्या है, आज की नीड्स ये है कि भाई हर बंदे की डिफरेंट नीड्स हैं, सही है। और दूसरा ये कि लोग कह सकते हैं कि भाई हर बंदे की नीड अलग अलग है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसके लिए आज क्या जरूरी, किसके लिए क्या कल जरूरी है, कुछ लिमिटेशंस इन्होंने बताई हैं। फिर फ्यूचर जनरेशन का हमने कितना ठेका लिया हुआ है, कितनी जनरेशन का ठेका लें, एक जनरेशन का लें, दो जनरेशन का लें, 10 जनरेशन का लें, ये लोग आर्ग्यू करते हैं जो इसके अगेंस्ट है कि कितने साल सोचें भाई, कुछ बता तो दो, ठीक है। और ये बताएं कि क्या ये इसकी कौन बताएगा सस्टेनेबल नीड्स, ग्लोबली कोई है इदारा ऐसा, या हर कंट्री ने अपने अपने हिसाब से रखा हुआ है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जॉन एल किंगस्टन 1997 में आए थे, इन्होंने जो है ना ट्रिपल बॉटम रिपोर्टिंग की बात की। इन्होंने कहा भाई सस्टेनेबिलिटी में तीन बातें आ जाती हैं, अगर इनका नाम आ गया एमसीक्यू में तो फिर तीन बातें आपको करनी पड़ेंगी। क्या क्या आएगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये भी सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है कि अगर इकोनॉमिकली दुनिया में लोग अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तो होना ही चाहिए, जो ऊपर बात हो चुकी है। और सोशल इक्विटी, ये इक्विटी क्या होता है, एक होता है इक्वलिटी, एक होता है इक्विटी, कोई फर्क बता सकता है? हाँ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपको फर्क पता है इक्विटी और इक्वलिटी में? इक्विटी और इक्वलिटी क्या है, इस पे बहुत अच्छी तस्वीर थी मेरे पास, अभी मौजूद नहीं है, मैंने कहीं देखी थी सोशल मीडिया पे, शायद आप लोगों की नजरों से भी गुजरी हो। कि तीन लोग हैं, उनको मैच देखना है। लेट्स से ये वॉल है और इसके पीछे मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है मिसाल के तौर पर, ठीक है, और ये वॉल है, वॉल के पीछे मैच देखना है। अब एक की हाइट जो है ना वो इतनी है, एक की हाइट जो है वो इतनी है, और एक बंदे की हाइट इतनी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह करते हैं, ये जमीन है, ये दीवार है,
ठीक है, एक बंदे की हाइट इतनी है, एक बंदे की हाइट इतनी है, और एक बंदे की हाइट इतनी है। अब क्या करें, सबको स्टूल दे दें, सबको बराबरी का स्टूल दे दें। इक्वलिटी का मतलब है सबको बराबरी का स्टूल मिल जाए। बराबरी का स्टूल का मतलब क्या है कि सबको इतना स्टूल मिल जाए। कितना? इतना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये बंदा अब जो है ना इधर चला जाएगा, ये बंदा जो है यहाँ चला जाएगा। एक एक ब्लॉक का स्टूल है ना, एक ब्लॉक का स्टूल। और ये बंदा जो है वो, ये इक्वलिटी है कि सबको एक जैसी चीज मिल जाए। सही है, ये आसान लफ्ज़ में बात करें, सबको बराबर खाना मिल जाए, ये इक्वलिटी है। सबको बराबर खाना मिल जाए, ये इक्वलिटी होता है। और इक्विटी क्या होता है? ये इक्वलिटी है। ये क्या है? ये इक्वलिटी है। इक्विटी ये होता है कि भाई, जरा गौर से देखिएगा, कि जिसकी हाइट छोटी है उसको लंबा स्टूल मिला जाए। पता नहीं आप लोगों ने ये सोशल मीडिया पे देखी है नहीं देखी। जिसकी हाइट छोटी है उसको बड़ा स्टूल दिया जाए, जिसकी हाइट छोटी है, जिसकी हाइट थोड़ी बड़ी है उसको थोड़ा कम बड़ा स्टूल दिया जाए, और जिसकी हाइट बहुत बड़ी है उसको अगर स्टूल की जरूरत ही नहीं तो उसको स्टूल नहीं दिया जाए। मेरी बात समझ आ रही है? जरूरत के मुताबिक, इक्विटी मीन जरूरत के मुताबिक, जो जैसी नीड है वैसे। एक बंदा बहुत मोटा ताजा है तो उसको ज्यादा खाना मिलना चाहिए ना, एक बंदा बहुत दुबला पतला है तो उसको कम खाना मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहे दुबले पतले बंदे को खाना ना दो, ये नहीं कह रहे कि हम ये कह रहे हैं कि भूख जिसकी ज्यादा है, जिसको भूख ज्यादा लगी है उसको ज्यादा खाना मिलना चाहिए, जिसको भूख कम लगी है उसको कम खाना मिलना चाहिए। तो दुनिया ज्यादातर इक्वेलिटी की बात करती है, मगर दुनिया में जो ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है वो इक्विटी है। एक साहब थे, बड़ी अजीब सी एग्जाम्पल है, दे देता हूँ मैं, चलो। एक साहब की दो बीवियां थी, तो उन्होंने क्या किया जी, सेब लेके आए दो। तो इक्वलिटी क्या होता? इक्वलिटी ये होता कि एक सेब एक को देते, एक सेब एक को देते। सुनना, बहुत बड़ा बेहतरीन फर्क है इक्वलिटी और इक्विटी में। इक्विटी एंड इक्वलिटी में कितना बेहतरीन फर्क हो। अगर वो दो बीवियां हैं उनकी, मिसाल के तौर पे, और उन्होंने एक एक एप्पल दोनों को दे दिया, तो ये क्या हो गया? ये इक्वलिटी हो गया। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या, इक्वलिटी में प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इनमें से किसी एक मोहतरमा के पास सेब खराब निकला है, एग्री करते हैं? हो सकता है किसी का पूरा खराब निकला है, और किसी का हो सकता है किसी के पास पूरा बहुत अच्छा निकला है। तो जिसके साथ खराब निकलेगा वो कंप्लेन कर सकता है कि मेरे साथ गलत हो गया, और जिसके साथ जिसका अच्छा निकलेगा उसको वो कहेगा ठीक है जी मेरा तो नसीब था। जैसे यहाँ स्टूल में हो रहा था कि अगर सबको इक्वल स्टूल दे दिया जाए तो ये बोलेगा भाई मुझे तो जरूरत नहीं थी, चलो दे दिया, रख लेते हैं। ये कहेगा ठीक है, ये कहेगा यार मेरे साथ तो नाइंसाफी हो गई, मुझे स्टूल मिला भी मेरा पर्पज अचीव नहीं हुआ। तो इक्विटी में क्या होता है कि इस तरह नहीं किया जाता, बराबरी की बुनियाद पर। अब उन्होंने क्या किया, इक्विटी कैसे की, ये तो इक्वलिटी थी। इक्विटी करने के लिए इन्होंने क्या किया कि दो एप्पल को पहले हाफ किया, हाफ हाफ एप्पल किया, और हाफ हाफ एप्पल, आधा फर्स्ट एप्पल और आधा सेकंड एप्पल फर्स्ट वाइफ को दिया, और जो उसी एप्पल का दूसरा हाफ था और दूसरे एप्पल का भी दूसरा हाफ था वो सेकंड वाइफ को दिया। यानी कि पहले वाले सेब के भी दो हिस्से किए, दूसरे वाले सेब के भी दो हिस्से किए, और फिर दोनों का आधा आधा हिस्सा दे दिया। ये क्या है? दिस इज इक्विटी, दिस इज इक्विटी। आप मेरी बात समझते? तो यहां में भी सस्टेनेबिलिटी में क्या आया है, सस्टेनेबिलिटी में इक्वलिटी नहीं आया। आप देखो कितना बारीक वर्ड है, इक्विटी, सोशल इक्विटी। देखिए मेरी बात समझ आ रही? सही है ना, एग्जाम बात समझ आ रही? ये नहीं हो कि गवर्नमेंट सबको पैसे बांटना शुरू कर, नहीं, जो गरीब ज्यादा है उसको ज्यादा पैसे देगी, और जो अमीर ज्यादा है उसको पैसे नहीं देगी। एक मिसाल है, ये इक्विटी है। सही है ना? क्या ये बात समझ आती है? तो ये वो कह रहा है, ये कौन है जी, ट्रिपल बॉटम लाइन में वो कह रहा है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, सबका जीने का हक है, सब खुशहाल होने चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इन्वायरमेंट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोटेक्ट रहने चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो हमारी उल्टे सीधी हरकतों से होती है, पॉइजनस गैसेस की इमिशन हो गई, या डिफॉरेस्टेशन यानी कि ट्रीज को काटना हो गया, या फिर हमने और कोई पोल्यूशन एक्टिविटी कर दी, वाटर पोल्यूशन कर दी, तो वो सारी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए इसकी, और सोशल इक्विटी। यूनाइटेड नेशन भी आगे गेम में, और 2005 में उन्होंने एम्फसाइज किया सस्टेनेबिलिटी मींस बैलेंसिंग एनवायरनमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स इन अ वे दैट सपोर्ट बोथ द प्लेनेट एंड ह्यूमन वेलबींग। तो यूएनए वालों ने कहा जी इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स, वही ऊपर वाली बातें की है, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल, इन अ वे दैट सपोर्ट बोथ द प्लेनेट एंड ह्यूमन वेलबींग, दो लोगों के लिए भी अच्छा हो, प्लेनेट के लिए भी अच्छा हो। ठीक है ना, दोनों को अलाइन करना है।
सस्टेनेबिलिटी कैन बी व्यूज थ्रू टू लेंसेज। पहली लेंसेज क्या है, ये भी पेपर में आ सकता है, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी और वीक सस्टेनेबिलिटी। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी? ये स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि नेचुरल रिसोर्स सच एज क्लीन एयर एंड वाटर आर इररिप्लेसेबल एंड थस मस्ट बी प्रिजर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब है हमने हर हाल में अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है। आपको लगता है पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी है? क्या पाकिस्तान में लोग स्ट्रांगली इस बारे में सोचते हैं कि यार हमने जो है ना वो एयर को, वाटर को, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है? क्या लगता है? नहीं, पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रांग तो नहीं होगा, वीक हो सकता है हो फिर भी। वीक में क्या है, सजेस्ट दैट द नेचुरल कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ह्यूमन मेड कैपिटल सच एज टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउइंग सम फ्लेक्सिबिलिटी एज लॉन्ग एज ओवरऑल वेलबींग इज कंटेंट। क्या कह रहे हैं? नेचुरल कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ह्यूमन कैपिटल। नेचुरल कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर दो ह्यूमन कैपिटल। लोगों की जॉब ना खाओ यार, लोग कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे अगर उनकी जॉब नहीं हुई तो आप उनको थोड़ा सा वापस लेके जाओ, किस पे, ह्यूमन बेस या लेबर इंटेंसिव वर्क पे ले जाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूट करा दो, किसको? कैपिटल को, यानी कि मशीन वगैरह को। तो ये भी जो है ना क्या कहते हैं, एक सस्टेनेबिलिटी में है, मगर ये वीक सस्टेनेबिलिटी है क्योंकि इसमें आपने एक छोटे लेवल पे काम किया, बड़े पैमाने पे काम नहीं किया। पाकिस्तान में वैसे सस्टेनेबिलिटी का बहुत ज्यादा इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से है भी नहीं। खैर, तो ये बात समझ आती है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। ये सारी चीजें देखें आपको समझ में आएंगी तो फिर आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ये सारे पर्सपेक्टिव क्लियर होंगे तो आपको स्ट्रेटजी समझने में आसानी होगी। ठीक है जी। ठीक है जी, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना है हमने। ये कौन सी सस्टेनेबिलिटी है? स्ट्रांग है या वीक है? ये स्ट्रांग है। हम नेचुरल रिसोर्सेज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, फॉरेस्ट नहीं काटेंगे, दरख्त नहीं काटेंगे। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी की इंपॉर्टेंस, ये पेपर में सवाल आ सकता है, इसके दो तीन सवाल बने हुए हैं पीछे जो आई के अपने अपने पास स्टडी टेक्स्ट में सवाल दिए हैं। पहला तो सुन ले, इंपॉर्टेंस सस्टेनेबिलिटी की क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल बातें नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपसे जो है ना बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा हम देख रहे होते हैं और यार ये सस्टेनेबिलिटी हमें क्या सिखाएंगे? हमारा तो मजहब हमें सस्टेनेबिलिटी सिखाता है, नहीं सिखाता। पानी जाया ना करो, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, बुरे काम ना करो, किसी की तकलीफ का बायस ना बनो। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हाँ, पड़ोसियों के हकूक अदा करो। हाँ, तो देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी तो कौन, ये दो बहुत गोरे तो बहुत बाद में आए हैं, हमारा तो मतलब पहले ही सिखा चुका है सस्टेनेबिलिटी भाई। ठीक है ना, खैर वो अलग बात है, वो दूसरी तरफ चली जाएगी बात। अभी इधर आ जाते हैं, सस्टेनेबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। पहली इंपॉर्टेंस बहुत आसान है जी। आप मुझे खुद बताएं, अगर आप सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करेंगे तो लोग आपको अच्छा समझेंगे, बुरा समझेंगे? हाँ, आप सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा अगर आपने पोल्यूशन कम कर दी, अगर आपने कम दरख्त काटे, अगर आपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर दिया, अगर आपने पानी जाया नहीं किया? हाँ, तो ये इससे होगा क्या? इससे फायदा ये होगा कि सोसाइटी को थोड़ा लंबा जीने में हेल्प मिलेगी, सोसाइटी को थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी। हाँ, क्या ख्याल है? ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी अगर आप कर सकते हैं तो वेलबींग ऑफ सोसाइटी कैसे कर सकती है सस्टेनेबिलिटी, हाईलाइट कर लेते हैं। इट कीप्स अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्विटी एंड प्रोवाइड्स फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। वो मैंने पीछे बात की थी कि फिर अमीर गरीब का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है ना, फिर ये लोगों को कम वेजेस दे के उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। सस्टेनेबिलिटी में ये नहीं आता, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में आप उनको सीतना किया तो वो तो छोड़ देंगे, थक हार के बैठ जाएंगे, काम धंधा बंद कर देंगे। अगर आप किसी बंदे को मजबूरी के तहत उसकी मजबूरी का फायदा उठा के कम पैसे दे रहे हो तो ये सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है ये उस बिजनेस के लिए। ठीक है ना, इकोनॉमी के लिए भी सस्टेनेबल नहीं है कि बेचारा क्या करेगा, वो एक वक्त आएगा काम करना ही छोड़ देगा, बोलेगा इतने कम पैसे मिलते हैं मुझे काम करके, तो काम करने का फायदा क्या? या फिर अल्लाह ना करे वो चोरी चकारी, और हमारे मुल्क में तो आपको पता है कि जैसा जो है ना कि अल्लाह माफ करे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, तो चोरी चकारी और हैकिंग शैकिंग और इस तरह के नेगेटिव काम शुरू हो जाते हैं। तो ये सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है यार, माशरे के लिए अच्छा नहीं है, ये जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है, दुनिया के लिए अच्छा नहीं है ये सारा। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से भी सस्टेनेबिलिटी आती है। देखें, ध्यान में रखिएगा, मुल्क में अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई, लोगों के हालात खराब हो गए, लोगों की परचेसिंग पावर गिर गई, तो फिर लोग नेगेटिव मीन पे जा सकते हैं ना, है ही ना। कोई चोरी चकारी भी कर सकता है, कोई अल्लाह ना करे अगवा बरए तावान की वारदातें शुरू कर देगा, कोई डाके डालने शुरू कर देगा, तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है ना यार। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी तो किसी को क्या जरूरत है कि चोरी करने की, डाके डालने की? क्या ख्याल है, बात समझ आ रही? खैर, societies are able to reduce pollution, conserve natural resources, and mitigate the detrimental effects of climate change through the adoption of sustainable practice and preserving these resources for future generations.
सोसाइटी को फायदा है ना कि अगर सस्टेनेबिलिटी आ गई तो आपको फायदा ये है कि लंबे अरसे तक ये पार्क चलता रहेगा, लंबे अरसे तक ये सस्टेनेबल बातें चलती रहेंगी, लंबे अरसे तक ये क्लाइमेटिक चेंज पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट था ये रुक जाएगा, मिट्टी गेट हो जाएगा। Sustainability also widens the scope of social justice by reduction of disparities regarding essential services such as education, healthcare and clean water। वो कह रहा है भाई एजुकेशन, हेल्थकेयर, क्लीन वाटर सबका बुनियादी राइट है, ये फर्क मिटाओ जरा, इस फर्क की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी सस्टेनेबिलिटी में ही आता है। इसकी वजह से आपकी पॉवर्टी कम होगी, लॉ एंड ऑर्डर की इंप्रूवमेंट आएगी, पब्लिक हेल्थ बेहतर होगा, वेलनेस बेहतर होगा और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द कम्युनिटी बेहतर होगी। सस्टेनेबिलिटी से आप देख रहे हैं सोसाइटी पे कितने अच्छे असर आ रहे हैं कि लोगों का जो डिफरेंस था पे स्केल में वो कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की चीजें कम हो जाएंगी, सही है ना। एजुकेशन, हेल्थ केयर और क्लीन वाटर पे ज्यादा फोकस किया जाएगा तो सोसाइटी ओवरऑल माशरा बेहतर होगा, बेहतर होगा। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ये है कि भाई जो है ना क्या कहते हैं, उससे आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है ना। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दो तरीकों से मिलता है। कुछ कुछ सस्टेनेबल चीजें ऐसी हैं जो कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट जो है ना रिडक्शन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो हमारे मुल्क में बड़ा कॉमन है, हमारे मुल्क को अप्रिशिएट भी किया जाता है। आपको पता है सोलर पैनल लगाना भी सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो आप बिजली नहीं खरीदते के इलेक्ट्रिक की या जो भी वापदा है, और अगर आप उनकी बिजली नहीं खरीदते, उनकी बिजली तो बनती है कोल वगैरह को जो है ना जला के या ऑयल वगैरह को जला के, हाँ, या पानी से अगर कोई वाटर टरबाइन लगा हुआ है तो वाटर इस्तेमाल करके। ज्यादातर तो आपको पता है कि फ्यूल से जो है इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है। तो उस केस में मुझे आप बताएं क्या ये सस्टेनेबल नहीं हो जाएगा कि अगर हम सोलर पैनल पे चले जाएंगे तो ये भी तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है। उससे दो फायदे हो गए, एक तो ये कि जो पोल्यूशन वगैरह फैलती थी वो सारी खत्म हो जाएगी, सही ना। जो पोल्यूशन वगैरह फैलती है एमिशन की वजह से, सही है ना, जो ये बर्न होता है ऑयल, इसकी बढ़ने की वजह से जो 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 वो होती है वो भी खत्म हो जाएगी, सही है ना। और दूसरा कॉस्ट भी कम लगेगी ना, कॉस्ट भी कम लगेगी, सस्ता है सोलर, सोलर की रनिंग कॉस्ट कम है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम है। तो उससे मिलेगा क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा ना कि अगर आपने मिसाल के तौर पे। और दूसरा ये कि आप अभी से बोल दो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल है बॉडी शॉप, नाम सुने, लेडीज ने शायद ज्यादा सुना होगा। बॉडी शॉप कॉस्मेटिक्स वगैरह सेल करते हैं, इनकी ओनर है अनीता रॉड्रिक, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक शायद मैं लिख रहा हूँ तो यार आई एम सॉरी फॉर दैट। ये कहती हैं जी हम सस्टेनेबल हैं, हम एनिमल टेस्टिंग नहीं करते। एनिमल टेस्टिंग समझ, आपको पता है ये जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं ये पहले रेड्स पे या एनिमल्स पे टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद ये लोगों को सेल किए जाते हैं। टेस्टिंग की जाती है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि बंदा लगाए ऐसे बॉडी शॉप के उसको और फिर उसकी स्किन जल जाए, अल्लाह ना करे। पॉसिबिलिटी है ना भाई। तो तो वो क्या करते हैं कि जो कंपनियां अपने आप को सस्टेनेबल कहती हैं वो उसका फायदा उठाती हैं, वो कॉम्पिटिटिव बनने की कोशिश करती है, वो मार्केटिंग का एडवांटेज लेती है, वो सेल्स का एडवांटेज लेती है। और मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन को दूसरा फायदा ये है कि उसके ऑपरेशन इंप्रूव हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, वेस्टेजेस कम हो जाते हैं, कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। सोलर में जाने से कितने लोगों की कॉस्ट कम हो गई आप मुझे बताएं। अच्छा, दूसरा फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये आ सकता है। देखिए पहले आया कि सोसाइटी को क्या फायदा होगा, सोसाइटी की रिसोर्सेज बच जाएंगी, सोसाइटी में अमीर गरीब का फर्क कम हो जाएगा, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, सोसाइटी में एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन वाटर सबको मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमने देख लिया सस्टेनेबिलिटी से सोसाइटी को क्या फायदा हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हो रहा है, इसको इनोवेशन मिल जाएगी, ठीक है ना, इनोवेशन मिल जाएगी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। और मैंने बता दिया कि आपको जो है ना क्या कहते हैं, कुछ ब्रांड रेपुटेशनल एडवांटेज भी हो जाता है ना, जैसे अनीता रॉडी की एग्जांपल दी। अच्छा, उसके बाद फाइनेंस प्रोफेशनल को क्या है, फाइनेंस प्रोफेशनल प्ले अ की रोल for identifying environmental risks, ensuring accurate reporting of sustainability issues, and enhancing transparency through implementation of sustainability framework। एक सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क होता है कि सस्टेनेबिलिटी कितनी कितनी फॉलो करनी है हर किसी ने, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करता है ऑडिटर। रिपोर्टिंग एक्यूरेट होनी चाहिए सस्टेनेबिलिटी की, जिसमें मैंने बताया पूरा सीफैप का पेपर भी आ गया है। ये भी ऑडिटर कह लो या फाइनेंस का बंदा इंश्योर करता है। यानी कि दो मेन काम क्या है कि एक तो इसकी रिपोर्टिंग अच्छी करनी है, एक्यूरेट रिपोर्टिंग होनी चाहिए सस्टेनेबिलिटी की, और दूसरा ये कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क का। खाली रिपोर्टिंग में नहीं जाना, एक्चुअल रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन में भी सस्टेनेबिलिटी कहीं ना कहीं आना चाहिए, आना चाहिए। बात समझ आ रही है? पेपर में सवाल आ सकता है भाई, ठीक है, ये सवाल आ सकता है कि सस्टेनेबिलिटी का फायदा बता दो। क्या फायदा है सस्टेनेबिलिटी का? फायदा इनको भी है, सोसाइटी को भी है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी है, और फाइनेंस जैसे हम और आप जैसे लोगों को भी है। अब जरा ये पढ़ो, आइडेंटिफाइंग इन्वायरमेंटल रिस्क डिसीजन, ये क्या कहना चाह रहा है जरा देखो, खुद भी जरा ट्राई करो जी। अब इन्वायरमेंटल रिस्क
डिसीजन। इससे ये फायदा होता है कि आपको रिस्क आइडेंटिफाई हो जाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का बकायदा रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है। तो अगर आप इन्वायरमेंटल रिस्क आइडेंटिफाई करोगे तो उससे आपको पहले से पता होगा कि यार इसका क्या नुकसान हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करते हो तो आप इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स को भी ध्यान में रखोगे ना यार। क्लाइमेटिक चेंज कहाँ हो रहा है, पानी की शॉर्टेज कहाँ हो रही है, सोशल इश्यूज कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, उससे ये होगा कि आपको रिस्क और रिटर्न को असेस करने में आसानी होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक पाकिस्तान में आप बोले कराची के करीब एक जगह है हब। आई डोंट नो, जो लोग कराची में रहते हो तो जानते होंगे। बलूचिस्तान की साइड लगती है, कराची से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो हब आता है। हमारे कुछ क्लाइंट्स की फैक्ट्री भी है रही है, और मैं खुद भी पर्सनली काफ़ी दफ़ा हब जा चुका हूँ क्लाइंट के बिहाफ पे। तो वहाँ पे ना फैक्ट्री लगाने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पे ना हब डैम था। हब डैम था एक छोटा सा नहीं, काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट डैम था। और वो कंपनी का पानी का बहुत ज़्यादा काम है। मैं कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा। वो ड्रिपों का जो पानी होता है ना वो बनाते हैं। जो ड्रिप ड्रिप लगती है ना, ड्रिप लगती है तो आप देखते हैं ट्रांसपेरेंसी बोतल होती है, वाटर होता है। वो ऐसा लगता है पानी है मगर पानी नहीं होता, इसमें थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ हुआ होता है। तो उस पानी की फैक्ट्री, उस ड्रिप की फैक्ट्री जो है ना, वो वहाँ पे उन्होंने बलूचिस्तान में रखी थी, ये सोच के कि चलो यार हमें ना फायदा हो जाएगा। हमारी ट्रैवलिंग कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पानी को लाने की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत बल्क में काम करना होता है और ये इसमें ये वाला पानी इस्तेमाल नहीं होता जो टैप वाटर वाटर होता है ना। तो उन्होंने वहां पे लगाई थी कि डैम का पानी आएगा, बिल्कुल फ्रेश वाटर आएगा, तो उसमें काम भी कम करना पड़ेगा और सस्टेनेबल भी हो जाएगा। बट अगर आप मुझे बताएं कि आजकल आपको पता है कि यार जिस तरह हमारे मुल्क में जो है वो थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, ये कह सकते हैं कि इतनी बारिशें नहीं हुई हैं कुछ सालों में। हाँ ठीक है, कराची में अभी पिछले टाइम में कुछ बारिशें हुई हैं, मगर फिर ये होता है एक आध साल बारिश होती है, फिर 2-3 साल बारिश नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो पानी लेवल ना कम होता जा रहा है। तो अब वो हब डैम से जो पानी आता था वो बहुत कम हो गया उस कंपनी में, क्योंकि जाहिर सी बात है आसपास की जो आबादी है उनको भी पानी देना है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई आप तो पानी हम नहीं देंगे। अब ये आप देखें ना, डेवलपमेंट है, ये रिस्क है। अगर आप सस्टेनेबिलिटी को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि हाँ यार ये गवर्नमेंट ये काम करने वाली है, इस तरह की चीज़ों पे पहले से काम कर लो। क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी उस एरिया में हो रही है, पानी की शॉर्टेज हो रही है, तो हमें शायद पानी नहीं मिलेगा। तो आप अभी से अपने रिस्क को एसेस कर लो, अभी से आप अपने रिस्क को एसेस कर लो कि हमें यहाँ पे फैक्ट्री रखनी है या फैक्ट्री आप यहाँ से निकाल दो, क्योंकि मेन जो मकसद था वो तो पूरा ही नहीं होने वाला। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग फिर आपकी बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप इन सब चीज़ों को देखते हो। अगर आपको कोई इससे सरोकार ही नहीं है कि यार गवर्नमेंट क्या कर रही है सस्टेनेबिलिटी के लिए, लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी क्या कर रही है, तो फिर आप बोलोगे नहीं यार फिर तो देखा जाएगा जो होगा। तो ये एक और चीज़ है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिट जब आप लोग पढ़ोगे तो ऑडिट में होता है ना, रिस्क आइडेंटिफाई पहले से करके रखते हैं ताकि ऑडिट करने में आसानी हो कि कौन सी जगह पे ज्यादा रिस्क है, उस पर ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ भी यही है कि रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे जिससे हमें डिसीजन मेकिंग में आसानी मिलेगी। अच्छा, एक्यूरेट रिपोर्टिंग, इससे भी ये है कि इसका पूरा ना सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनती है। सही है, तो इसकी सस्टेनेबिलिटी की पूरी रिपोर्टिंग होती है, उसमें सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड कॉस्ट वगैरह भी डालनी पड़ती है आपको। सही है ना, तो ये भी आप ध्यान में रहे कि जब सस्टेनेबिलिटी पे जाएंगे तो आपकी रिपोर्टिंग अच्छी हो जाएगी। आप जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सॉरी सॉरी सोसाइटी के लिए अच्छा करें, क्लाइमेट के लिए अच्छा करें, वो भी डिस्क्लोज होगा, जिससे आपकी रेपुटेशन, ब्रांड इमेज सब बढ़ेगी। और अगर आपने कोई खराब काम किया तो वो भी डिस्क्लोज होगा, जिसको देखते हुए आप फ्यूचर में अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। लोग कहेंगे यार ये तो बड़े नेक लोग हैं, कोई गलत काम भी करते तो अपनी रिपोर्ट में बता देते हैं कि जी हमसे ये गलत काम हो गया। वो अलग बात है कि उसको मिटिगेट करने का तरीका भी कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि हम रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम कोई चलती फिरती ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, चलती फिरती ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पाकिस्तान में आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप बोलोगे यार किसी को क्या पड़ी है कि इन्वायरमेंट को बेहतर करने की, किसी को क्या पड़ी है लोगों को खुश करने की, मगर बहरहाल ये दुनिया में बड़ा हॉट इशू है। मैंने जैसे आपको बताया कि दुनिया में ये बढ़ती जा रही है इंपॉर्टेंस, उस पर बाकायदा पूरा एक पेपर भी बन गया आपका CFAP 3 में, जो कि आपको इंशाल्लाह CFAP में नजर भी आएगा। तो बहरहाल रिपोर्टिंग एक्यूरेट हो जाएगी, ये भी एक इसमें फायदा है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, लोगों को बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, कैपिटल एलोकेशन फाइनेंस लीडर स्टीयर कैश टुवर्ड्स लो कार्बन प्रोजेक्ट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी फॉलो करोगे तो लोगों का आजकल रुझान हो रहा है लो कार्बन प्रोजेक्ट्स पे। इन्वेस्टर भी कहता है नहीं यार ऐसी जगह पैसा लगाना है जो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो एनवायरमेंटल का सोचती हो, जिसके जो पोल्यूशन है वो कम हो। कार्बन जिसे कहते हैं, कार्बन कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दो गैसेज होती है, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा है उनको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये पॉइजनस गैसेज होती हैं। जब ये फ्यूल बर्न होता है तो ये इमिट होती हैं। तो आजकल जो नए लोग इन्वेस्टेड लोग हो गए, बाहर के गोरे हो गए, वो कहते हैं भाई ऐसी जगह प्रोजेक्ट लगाएंगे जहां लो कार्बन मीन्स कि ये सारी इमिशन, ये सारी गैसेस कम से कम निकले।
green bonds and sustainability linked loan lowering the introduce weighted average cost of capital and signaling long term resilience। जिन्होंने वैक पढ़ लिया उनको ये बात पता है कि अगर सस्ता लोन मिलेगा सस्टेनेबिलिटी की वजह से, जो कि मिल जाता है आपको अगर आप सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे मुल्क में नहीं बाहर के मुल्क में, तो आपका ओवरऑल वैक का कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने से प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कितने एडवांटेजेस हो गए सस्टेनेबिलिटी के एडवांटेज सोसाइटी के लिए अलग है भाई, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग है कि उनकी रेपुटेशन बढ़ रही है, उनको रिस्क, उनकी कॉस्ट वगैरह बेहतर हो जाएगी, सही है, उनको इन डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी, फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए आ गया उनको भी फायदा होगा, इम्प्लीमेंटेशन कराने में आसानी होगी, सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क जो होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, और रिपोर्ट की एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। एंड फिर उसके बाद एक्यूरेट रिपोर्टिंग, सॉरी आइडेंटिफाइंग इन्वायरमेंटल रिस्क डिसीजन, इन्वायरमेंट में जो रिस्क चल रहा है आजकल वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। स्नोफॉल की वजह से वो लैंड स्लाइडिंग हो रही है तो हमें ऐसी जगह पे फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। हमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे खुदा ना खादा लैंड स्लाइडिंग हो जाए। ठीक है, रिपोर्टिंग एक्यूरेट हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लोगों को पता चलेगा हम क्या अच्छा काम कर रहे हैं और क्या बुरा काम किया था जिसको हम मिटिगेट करने की कोशिश करें। कोई खाली बुरा काम तो नहीं रिपोर्ट करोगे ना, फिर आप ये भी बताओगे कि ठीक है हमसे ये गुनाह हो गया, ये बुरी चीज हो गई, ये सस्टेनेबिलिटी के खिलाफ काम हो गया, मगर हम उसको मिटिगेट करने के लिए, कवर करने के लिए क्या करें। लेट से हम प्लांट उगा रहे हैं, लेट से हम लोगों को जो है ना फ्री जो है ना ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लेट से हम जो है वो जो है ना क्या कहते हैं अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, हम जो है वो सेमिनार्स करा रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए, उस नुकसान को, उस गुनाह को मिटिगेट करने के लिए, तलाफी करने के लिए हम क्या करें, ये भी फिर आप अपनी रिपोर्टिंग में बताओगे। कैपिटल एलोकेशन, पैसा लेना भी आसान हो जाएगा, उससे आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी, ग्रांट्स वगैरह भी मिल जाएंगी, अगर कोई सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है मिल जाती है ग्रांट्स। और दूसरा ये कि आपको लोन भी मिल जाएगा सस्ती कॉस्ट में, जिससे आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे वैक कहते हैं वो कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये फायदे हैं। इम्प्लीमेंटेशन सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क, दे कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बोर्ड, SASB फ्रेमवर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड इम्प्लीमेंट environmental, social and governance framework to evaluate whether a company is meeting industry specific sustainability to key performance indicator or not। ये हम थोड़ा आगे जाके बात कर लेंगे, इसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं। एक और एक फ्रेमवर्क भी है, फ्रेमवर्क समझते हैं, जैसे IAS जो बनाए वो किसी फ्रेमवर्क के थ्रू बनाए ना, गोरों ने बनाया, आइजा जो बनाया वो फ्रेमवर्क के थ्रू बनाया, तो इसका भी पूरा एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसको जो है वो फॉलो किया जाता होता है, और फिर इसको KPI से कंपेयर भी किया जाता है कि क्या वो KPI इस तरह से फुलफिल हो रहे हैं जिस जो यहाँ पे इस फ्रेमवर्क में मेंशन है। अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये मैं बात करता है, अब ऑडिटर्स को इस पर भी अश्योरेंस देनी पड़ेगी। प्रोफेशनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, परफॉर्मिंग, रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट, इंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्लेम। पहले ये होता था लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, इसमें मैं बताऊंगा तो पूरा एक वो है, तो पूरा एक टर्म है, मैं आगे जाके बताऊंगा कि लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, सियासतदानों की इतना दिखाते थे कि हमने तो बहुत बहुत काम कर लिया, हम तो बहुत सस्टेनेबल है, हमसे ज्यादा सस्टेनेबल तो कोई है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। फिर वक्त के साथ पता चला कि नहीं है, तो सारा झूठ है। तो अब उसके लिए अश्योरेंस के लिए अब ऑडिटर को कहा गया है, जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हो और ओपिनियन देते हो, आप सस्टेनेबिलिटी का भी ऑडिट करो, ओपिनियन दो। सस्टेनेबिलिटी का भी ऑडिट करिए और ओपिनियन दीजिए, अश्योरेंस का मतलब होता है ऑडिट, ठीक है। तो वो कैसे करना होता है, ऑडिटर को क्या ख्याल रखना होता है, वो CFAP 3 में आप जो है इंशाल्लाह आगे देख भी लोगे, और यहाँ पे लिमिटेड बात आगे आ भी जाएगी। रिस्क ऑफ नॉन सस्टेनेबल बिजनेस, अगर आप अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सस्टेनेबल नहीं हो तो क्या क्या आमद आ जाएगी, क्या नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी प्रॉब्लम आएगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी नहीं आ सकेगी, कभी दुकान जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे, कभी बिजनेस पे जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब है कंटिन्यूस होना चाहिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ जगहों में सस्टेनेबिलिटी की नहीं करते तो फिर वो आपको पीनलाइज करते हैं, चार्ज करते हैं, फाइन वगैरह लगा देते हैं, ठीक है जी। और तो ये इसको हम देख लेते हैं, तो ठीक है। अब सस्टेनेबिलिटी के बारे में कह रहे हैं, इज नो लॉन्गर चॉइस, ये चॉइस नहीं है कि मेरी मर्जी है मैं करूँ या ना करूँ, नहीं, अब ये दुनिया में एसेंशियल हो गई है, करनी तो है आपको, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करनी ही पड़ेगी। जितना जल्दी आप इसको फॉलो कर लें उतना आपके हक में बेहतर है। अच्छा जी, अब अगर आप सस्टेनेबिलिटी फॉलो नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, तो क्या नुकसान है। अगर आप सस्टेनेबिलिटी फॉलो नहीं करते तो क्या नुकसान होगा, पहला नुकसान समझ लें यार, अगर आप नहीं करेंगे तो देखें, इन्होंने बहुत प्यारी बात की, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। अगर आप सस्टेनेबिलिटी को फॉलो नहीं करेंगे मार्केट से आउट हो जाएंगे। इन्होंने कितनी प्यारी एग्जांपल दी कि जो लोग इलेक्ट्रिक कार्स पे नहीं आए, इलेक्ट्रिक कार आपको पता है जो है वो यूजर फ्रेंडली होती है, जो बड़े स्लो थे, ठीक है, उन्होंने मार्केट शेयर लूज कर दिया है आगे जाके, देखिए ना, अभी भी कर दिया और आगे जाके और भी कर देंगे। टेस्ला जैसी कंपनियों के आगे वो अब बेकार लगते हैं, क्योंकि दुनिया तो जा रही है सस्टेनेबिलिटी की तरफ, ऑल्टरनेट्स की तरफ, और आप अभी भी पुरानी बातों पे कर रहे हो।
तो फिर ये कह रहा है कि आप फिर ऑब्सोलीट हो जाते हो, आपका मार्केट में प्रोडक्ट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लेस इनोवेटिव हो जाता है, और दूसरे जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं। एक तो ये एग्जांपल दे दी इन्होंने टेस्ला की, कि टेस्ला अब जब इलेक्ट्रिक में काम कर रहा है तो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेस्ला को आज भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा टेक्सटाइल कंपनी में बना रहे हैं, कि टेक्सटाइल कंपनी है जो होशियार थी, समझदार थी, इन्होंने सोलर लगा लिया। वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले की थी, सोलर लगाने से फायदा क्या हुआ, इनकी कॉस्ट आज ही कम हो गई, आज ही कम हो गई। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, इनकी कॉस्ट कम हो गई, और जिन्होंने नहीं लगाया था, ठीक है, बाय 2024 कंपनी सोलर टेक्नोलॉजी नॉट ओनली रिड्यूस देयर एनर्जी कॉस्ट बाय 30% बट आल्सो obtained को फ्रेंडली सर्टिफिकेशन। दोनों फायदे हो गए। एक तो मैंने सोलर लगा के अपनी रनिंग कॉस्ट कम कर ली, ऑलमोस्ट 30% से लिखा हुआ आ रहा है। और दूसरा, मैं इन्वेस्टर के सामने भी बहुत अच्छा आदमी बन गया, कि मैं तो सस्टेनेबिलिटी का फॉलोअर हूँ, मैंने तो इसीलिए रखा ही नहीं है काम ऐसा। तो आप देखो, एक तीर से दो शिकार नहीं हो गए, एक तीर से दो शिकार नहीं हो गए। हाँ, कि 30% से जो है वो क्या कहते हैं, कॉस्ट भी कम हो गई एनर्जी की। सही है। और दूसरा फायदा ये हो गया कि इको फ्रेंडली सर्टिफिकेशन जो है, ठीक है, वो भी आपको जो है ना क्या कहते हैं मिल गई, मिल गई। दोनों फायदे हो गए। आप मेरी बात समझ हैं? ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट द कंपनी that remained dependent on traditional energy faced frequent power outages, delays in order fulfillment, and began losing foreign clients to competitors offering more sustainable प्रोटेक्शन सोल्यूशन। ठीक है जी, ये भी बात कह रहा है कि जो दूसरे उस पे होती हैं उनको फॉरेन क्लाइंट नहीं मिलते, वो फिर स्ट्रक हो जाती हैं, कभी लाइट नहीं होती, कभी लोड शेडिंग का मसला आता है, और कभी जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो है हमारे कस्टमर की फुलफिल नहीं हो पाती। तो आप देख रहे हैं सस्टेनेबिलिटी कितना फायदा है। दो बड़े प्रोमिनेंट इन्होंने बता दिए कि कंपटीशन में आसानी हो जाएगी, जैसे टेस्ला को ही, क्योंकि वो बिल्कुल डिसेंट अप टू डेट चीज़ों पर काम कर रहा था। और दूसरा जो है वो आपको ये हुआ कि आपकी सोलर लगाने से कॉस्ट कम हो गई। ठीक है। अगर आप नहीं लगाएंगे, अच्छा ये सवाल क्या था, ये सवाल ये था कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप मार्केट शेयर लूज कर सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूं, एक तो मार्केट शेयर लूज हो जाएगा अगर आपने सस्टेनेबिलिटी नहीं की। दूसरा ये कि आपकी कॉस्ट कम नहीं होगी। ठीक है ना, रिडक्शन इन एनर्जी कॉस्ट का मसला आएगा। फिर अगर आपने सस्टेनेबिलिटी नहीं की, आप वो सीखना जाए कि देखा जाएगा, सही है ना, सोलर नहीं लगाया तो भाई फिर तो कॉस्ट कम नहीं होती। दूसरा, रेगुलेटरी एंड कंप्लाइंस वर्क बहुत आसान है, कि इस पे बकायदा रूल्स हैं, अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से आपको फाइन लगेगा। ठीक है ना, उसकी वजह से आपको फाइन लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट रोक लिया जाएगा और बैन भी किया जा सकता है। ठीक है। ये भी उन लोगों के लिए ये बात हो रही है, किन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी फॉलो नहीं किया, तो सुन लें, स्ट्रेटेजिक और बिजनेस से रिलेटेड मैंने आपको बता दी। रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क, नाम से ही लग रहा है कि रेगुलेटरी मींस लॉ, लीगल, लीगल, कि अगर लीगल लॉ पूरा नहीं किया, जैसे पाकिस्तान में 2022 का लॉ है, तो कह रहा है भाई फिर आपको हैवी फाइन पे करने के लिए तैयार हो जाओ। सही है। फाइन्स, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, रिस्ट्रिक्टेड मार्केट है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में बैन भी लग सकता है आपकी प्रोडक्ट पे। सही है ना, कुछ और टैरिफ शरीफ भी लग सकता है। ये भी बातें जो आपके ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है। तो हमने दो नुकसान, तीन नुकसान देख लिए। स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम आएगा, बिजनेस रिस्क आएगा, रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क आएगा, अगर आपने वो नहीं किया, क्या नहीं किया, सिस्टमेटिक फॉलो नहीं की। रेपुटेशनल रिस्क, अच्छा ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, ये बड़ा समझ लें, ये बड़ा प्यारा टर्म है, ये उसमें ही पूछा हुआ है आई कैप ने स्ट्राइट। ग्रीन वॉशिंग ये होती है मैं दिखने को बहुत अच्छा रखूँ, मैंने तो बहुत बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, मैं तो सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ सस्टेनेबिलिटी का, मुझसे बड़ा कोई सस्टेनेबिलिटी का फॉलोअर ही नहीं है। और अंदर से जो है ना मेरे काम ऐसे हो जो सस्टेनेबिलिटी के खिलाफ हो, देखना दिखावा करूँ मैं, तो ये अंदर से मैं बड़ी बड़ी फोटोएं खिंचवाऊँ वैसे मैं सोशल मीडिया पे, कि मैं तो जी ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, और सोशल मीडिया पे फोटो खिंचवाने के बाद पता चले अंदर कोई काम नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रीन वॉशिंग क्या होती है कि पहले आप, द रिस्क अकर ड्यू टू रेपुटेशनल डैमेज व्हेन स्टेक होल्डर्स perceive that कंपनीज आर नॉट एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। कंपनीज एग्जेजरेट देयर इन्वायरमेंटल एफर्ट। एग्जेजरेट देयर इन्वायरमेंटल एफर्ट का मतलब क्या है कि आपने तो भाई बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया, बट एक्चुअली दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। एक्चुअली अंदर से खोखले आप, खोखले आप, कोई काम नहीं करते आप सस्टेनेबिलिटी के लिए, बस लोगों को दिखावा 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 दिखावा। मैं तो बहुत पढ़ता हूँ जी, मैं तो बहुत बड़ा जो है ना अलमबरदार हूँ सस्टेनेबिलिटी का। मैंने तो बड़ा लोगों को जो है ना क्या कहते हैं राशन पानी करवाया। भाई राशन पानी करवाया, वो तस्वीर क्यों खिंचवाई थी? इस्लाम तो कहता है बगैर तस्वीर के करवाओ, एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना हो। तुम तो तस्वीर खिंचवा के राशन पानी कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारी नीयत राशन पानी की नहीं है, तुम्हारी नीयत जो है वो कुछ और है। ठीक है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, पोल्यूशन नहीं करती, और सबसे ज्यादा पोल्यूशन शाम में जो है ना उधर दरिया बह रहा होता है, ऐसा लगता है कि कोई जो है ना कलरफुल दरिया बह रहा है जी। सारा जो डाइज होती है मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल कंपनी की, वो सारी जो है वो पानी में बहा के जो है जा रही होती है नालों के थ्रू। और ऐसा नालों का, कभी आप साइड एरिया पे जाए शाम में, ऐसा लगेगा रंग बिरंगे कोई रूह अफ़ज़ा बह रहा है। अल्लाह माफ करे, मैं सीरियस बता रहा हूँ, नाले जो होंगे नाले, उनमें रंग बिरंगा पानी होगा।
तो वो ये नहीं होगा कि किसी ने कोई जो है ना, अल्लाह माफ करे, कोई कोई शरबत की फैक्ट्री से जो है ना कोई शरबत निकलने शुरू हो गए, ऐसा नहीं है यार। वो सारे कच्चे रंग और अल्लाह माफ करे ये सारी चीजें होती हैं जो जो जा रही होती हैं इसके थ्रू। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है, आपको बात समझ आ गई? एग्जैजरेट कर रहा है अपनी बातों को, हालांकि उसने कोई काम नहीं किया सस्टेनेबिलिटी के लिए। For instance, a fashion brand is claiming to use sustainable material but actually outsourcing from a factory with poor labor and environmental standard। ये नाइकी और एडिडास जैसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर ये लेबर, चीप लेबर के लिए क्या करते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, उनको बिल्कुल कोड़ियों के दाम जो है ना ये चीजें देते हैं, कोड़ियों के दाम, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है मुनासिब नहीं है। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है। रेपुटेशनल रिस्क भी आ जाता है अगर आपने सस्टेनेबिलिटी फॉलो नहीं की। तो आपका रेगुलेटरी रिस्क भी है, लोग आपके ऊपर फाइन लगाएंगे और पेनल्टियां लगाएंगे। स्ट्रेटेजिक रिस्क भी है कि आप जो है वो मार्केट के हिसाब से नहीं चल सकोगे, ठीक है ना, आप कंपेटिशन में पीछे रह जाओगे। और आपको रेपुटेशनल रिस्क भी बता दिया, ठीक है, रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। ऑपरेशनल रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं, फिर हम जो है इंशाल्लाह सवालों पे चलेंगे, कोशिश करेंगे इसके बाद सवालों पे चले जाएं। ठीक है, चले। अच्छा, एक काम करते हैं, ये आप इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क आएगा, और फिर मैंने ये बड़े अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए इसी हैंडआउट में रखनी है। ठीक है, कुछ सवाल मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये सवाल इंशाल्लाह हम जो है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। कहाँ है जी हैंडआउट? बड़ा ज़बरदस्त सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आई थिंक हमने पढ़ लिया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर इसने आइडेंटिफाई करना है कि रिस्क क्या है, अगर आप जो है वो फेल कर जाएंगे सस्टेनेबिलिटी को क्या होगा। ग्रीन वॉशिंग पे भी हमने पढ़ा क्या बात होती है, ये सारी बातें हम पढ़ लेंगे। क्या ये ग्रीन वॉशिंग है नहीं, ये सिनेरियो पढ़ के, केस स्टडीज हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये बताना है कि इंपॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबिलिटी की, सोसाइटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फाइनेंस के लिए, हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना। और कोई रिस्क, टू रिस्क बताने हैं इनको क्या होंगे, सही है। फिर मिस आयशा हैं, सीएफओ हैं, इनके बारे में बात कर लेंगे, ये क्या कह रही हैं। तो ये 6-7 क्वेश्चन मेरे ख्याल से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगली वीडियो में काम करेंगे। यार ये वीडियो देखो देखो प्लीज, और बात समझ आ रही है तो इसको दूसरे लोगों से भी शेयर कर लेना। इसका पेपर में लाजमी सवाल आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, लाजमी सवाल आएगा। ठीक है, बाकी मेरा नंबर मौजूद है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो अगली वीडियो में बात करते हैं। अगली वीडियो मिस नहीं करनी है, मिस नहीं करनी है। समझ आ रही है ना चीजें भाई? देखो आसान है, सवाल सॉल्व करेंगे आपको बहुत आसान लगेगा।